अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको एक और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी सुना रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। पहले तो ये बता दूँ कि ये एक अजीब व गरीब इंसान की दास्तान है। इससे ये ना समझ लेना कि वो कोई अजीबुल खलकत इंसान है जिसके 2 सर और 4 बाजू होंगे। ऐसी बात नहीं। बात यह है कि इस शख्स को हम अजीब व गरीब ही कहेंगे जो एक बहुत बड़े पीर के खिलाफ हो। और खिलाफ भी कहाँ हो? देहाती इलाके में, जहाँ लोग खुदा को बाद में और पीर को पहले पुकारते हैं। फिर इसमें अजीब व गरीब बात यह है कि वो लड़कपन में सिर्फ 8 जमातें पास था, और अब इसकी उम्र का अंदाज़ा इससे लगाएं कि इसके बेटों और बेटियों की औलाद लड़कपन तक पहुँच गई है। मतलब ये कि वो उलमाए दीन में से नहीं, बल्कि सिर्फ 8 जमातें पढ़ा हुआ है। और वो खुद कहता है कि 8 जमातों वाली तख्ती इस बुढ़ापे में आकर बिल्कुल साफ हो गई है। उसने इस शर्त पर अपनी ये वारदात सुनाई थी कि उसका नाम जाहिर न किया जाए। मैंने सोचा कि नाम में क्या रखा है, पढ़ने वालों को तो एक कहानी चाहिए, बशर्ते कि वो बिल्कुल सच्ची हो। मेरे पास तहरीरी सबूत तो मौजूद नहीं। ये यकीन और वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, और इसके 3 गवाह भी मिल गए थे। मैं इसका नाम सिर्फ चौधरी लिखूंगा। वो है ही गांव का चौधरी। इसके बेतकल्लुफ दोस्त इसे ओए बड्डा चौधरी कहते हैं। मज़ारे और छोटी जातों वाले लोग इसे चौधरी ही कहते हैं, और हम जैसे जो 2-4 जमातें पढ़ जाते हैं इसे चौधरी साहब कहते हैं। तबीयत, मिजाज और इखलाक के लिहाज से वो देहात के रवायती चौधरियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर किसी की इज्जत करना और छोटों को भी बड़ा समझता है। आदमी जिंदा दिल और अखलाकी जुर्रत वाला है। मैंने BA पास कर लिया तो घर वालों ने भी और दोस्तों ने भी मशवरा दिया कि मैं लॉ पढ़ूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वकालत की लाइन पर जाऊंगा। मैंने LLB में दाखिला ले लिया। क्लासें शुरू हो गईं। एक क्लास फेलो शुजात अली के साथ राहो रस्म पैदा हुई, जो बड़ी तेज़ी से गहरी दोस्ती का रंग इख्तियार कर गई। उसने अपने बारे में बताया कि वो एक बड़े ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, जिनकी ज़रख़ेज़ अराज़ी का कोई हिसाब किताब ही नहीं। मतलब ये कि वो देहाती इलाके का रहने वाला है और अमीर ज़मींदारों का बेटा है। मैंने इससे पूछा कि हम शहरी लोग तो ज़रिया माश की खातिर कोई ना कोई लाइन इख्तियार कर लेते हैं, वो इतनी बड़ी ज़मींदारी के होते हुए LLB क्यों कर रहा है? उसने बताया कि उसके वालिद साहब उसे सियासी लीडर बनाना चाहते हैं, और अगर वकालत पास की हुई हो तो लीडरी खूब चमकती है और कोई अहम वजारत तो ज़रूर ही मिल जाती है। अब मुझसे ये न पूछना कि शुजात अली कहाँ है और वो क्या कर रहा है। इतना ही जहन में रख लें कि वो मेरा दोस्त है, और ये दोस्ती दिलों की गहराइयों में उतरी हुई है। मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ जहाँ हम लॉ पढ़ रहे थे। शुजात ने अपनी रिहाइश का बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर लिया था। वालिद साहब ने उसे एक नौकर भी दे दिया था जो अच्छी खासी हांडी रोटी कर लेता था। मैं कभी कभार शुजात को अपने घर ले जाता और इकट्ठे खाना खाते और पूरी पूरी रातें गप्पे मारते थे। वो मुझे अपने गांव ले जाना चाहता था और हम छुट्टियों के इंतज़ार में थे। मौसम बहार की 10 छुट्टियां हुई तो शुजात मुझे ये कहकर चला गया कि 2-3 दिनों बाद उसके गांव पहुंच जाऊं और बाकी छुट्टियां उसके साथ गुजारूं। मैंने ऐसे ही किया। 3-4 छुट्टियां अपने घर गुजार कर एक रोज़ बस में सवार हुआ और एक जगह उतरकर उसके गांव की तरफ जाने वाली वैगन पर बैठ गया और मंजिल पर पहुंच गया। देहात में जाकर मुझे शहर की घुटन से छुटकारा मिला और दुनिया की वुसअत और उसके लामहदूद होने का अंदाज़ा हुआ। मैंने कुदरत के हुस्न का जोबन देखा। अगली सुबह के 9 बज रहे थे जब हम दोनों बाहर निकले और खेतों की तरफ चले गए। माहौल और मंजर ने मुझ पर कोई और ही कैफियत तारी कर दी थी। दिल तो यही कहता है कि मैं इस माहौल और फिज़ा की मंजर कशी करूं, लेकिन मुझे बात कुछ और सुनानी है, इसलिए मैं इस कैफियत से निकल आता हूँ और असल बात शुरू करता हूँ। मैंने देखा कि गांव के लोग धुले धुलाए साफ सुथरे कपड़े पहने एक ही तरफ चले जा रहे थे। बाज़ ने नए कपड़े पहन रखे थे। यह खासा बड़ा गांव है। लोग 3-3, 4-4 और इससे भी ज़्यादा की टोलियों में जा रहे थे, और बाज़ आदमियों के साथ घर की 1-1, 2-2 औरतें भी थीं। इनके कपड़ों से तो ये तासुर मिलता था कि आज ईद है और ये लोग ईद पढ़ने जा रहे हैं। मुझे ख्याल आया कि देहात में मेले ठेले होते रहते हैं, ये ज़रूर किसी मेले पर जा रहे हैं। मैंने शुजात अली से कहा कि ये तो किसी मेले पर जा रहे होंगे। नहीं, एक उर्स पर जा रहे हैं, शुजात ने बताया। 3-3.5 मील दूर एक गांव में बड़ी मशहूर गद्दी है, और ये गद्दी लोग कहते हैं बहुत ही रूहानी असरात रखती है। इस पीर को फोत हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं। इसके मज़ार पर हर साल ज़बरदस्त उर्स होता है।
अब उसका बेटा गद्दी नशीन है। शुजात ने उर्स वाले गांव का नाम बताया, पीर का नाम भी और उसके बेटे का भी नाम बताया था, लेकिन मैं ये नाम हज़फ कर रहा हूँ। ये इसलिए कि एक तो कहानी सुनाने वाले चौधरी के साथ वादा था कि किसी की निशानदही नहीं की जाएगी, और नाम सिगाए राज में रखने का मतलब आप खूब जानते हैं, क्योंकि ये पीर माफिया है। मैं जानता हूँ कि देहाती इलाकों में जिस्मों पर जागीरदारों, वडेरों और बड़े चौधरियों की हुकूमत होती है, और इन सादालों देहातियों के दिलों पर पीर हुकूमत करते हैं। इनके खिलाफ कोई दलील काम नहीं कर सकती। अगर आप किसी बड़े पीर के खिलाफ बात करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इन पीरों ने खुंडे पाले हुए होते हैं जो बज़ाहिर इनके मसाहिब और ख़ास मुरीद होते हैं, लेकिन वो दरअसल डाकुओं और कातलों का गिरोह होता है। ये वजह है कि मैं ये बताने की जुर्रत नहीं करूँगा कि मैं कौन से पीर की बात सुना रहा हूँ। आप जानते हैं कि जहाँ किलाशनकोफ चलती है वहाँ कोई दलील और वकालत नहीं चल सकती। मैं बता रहा था कि गांव के लोग बन ठन कर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर एक पीर के सालाना उर्स पर जा रहे थे। शुजात ने जब मुझे उस पीर का नाम बताया तो मुझे याद आया कि मैं शहर की जिस पुरानी आबादी में रहता हूँ उसमें हमारे घर के करीब एक घर आबाद है जो अक्सर इस पीर का नाम लिया करते थे। इस फैमिली के 2 बुजुर्ग इस पीर के मुरीद थे और गालिबन अब भी हैं। इस पीर की मुरीदी का हल्का बहुत वसी है। शुजात ने मुझे यकीन के साथ तो नहीं बताया, लेकिन उसने कहा है कि सुना है ये पीर 1947 में मशरकी पंजाब से हिजरत करके इधर आया था, और इसके साथ उसके इलाके के कुछ लोग भी थे जो इसके मुरीद थे। पीर को इस गांव में कुछ ज़मीनें अलाट हो गईं और बड़ी अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त भी हो गया, और पीरी का चक्कर यहाँ भी चल पड़ा। शुजात ने मुझे बताया कि देखते ही देखते इसकी करामात की कहानियाँ इस इलाके में फैल गईं और लोग इसकी मुरीदी के लिए इस गांव का रुख करने लगे। सबसे ज़्यादा हिजरत अगस्त सितंबर के महीनों में हुई थी, और इन महीनों में दरिया सैलाबी होते हैं। कई महाजिर सिक्कों के डर से भागे और इस उम्मीद पर दरिया में उतर गए कि तैरकर पार चले जाएंगे, लेकिन सैलाबी मौजों ने उन्हें पार न पहुंचने दिया। इस पीर के बारे में ये मशहूर हो गया कि अपने मुरीदों के साथ पैदल आ रहा था और आगे सैलाबी दरिया ने रास्ता रोक लिया। पुल से इसलिए न गुजरे कि वहाँ सिक्कों के गिरोह होंगे और वो कत्ल कर देंगे। पीर ने दरिया के किनारे जाकर कहा कि हमें रास्ता दे दे। पानी कुछ पीछे रुक गया और कुछ आगे रुक गया, और दरिया ने उसे रास्ता दे दिया और वो यहाँ पहुँच गया। इसी तरह की कई करामातें उसके जेल में बयान की जाती थीं। कम से कम मेरे लिए ये मोजिज़े और करामात कोई नई बात नहीं। देहात के लोगों को कुछ ज़्यादा ही बदनाम किया जाता है इस सिलसिले में। शहर के लोग भी पीछे नहीं हैं। जब किसी पीर का, शाहजी का या किसी रूहानी आमिल का जिक्र आता है तो इसके साथ इसी किस्म के मोजिज़े और करामात ज़रूर सुनाई जाती हैं। मैं अपने दोस्त शुजात के साथ खेतों में चला जा रहा था और हम दोनों गांव के लोगों को उस पर जाते हुए देख रहे थे। आगे गए तो कुछ दूर हमें एक आदमी खड़ा नजर आया। शुजात ने मुझे उसका नाम बताया, जो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ चौधरी कह रहा हूँ। शुजात ने कहा कि इस गांव के चौधरियों में इसका शुमार होता है और वसी पैमाने की इसकी जमींदारी है, और बड़ा ही मुखलिस और प्यारा इंसान है। शुजात ने यह भी बताया कि उसे ये शख्स कुछ पुरस्कार सा लगता है, जैसे इसके अंदर कोई ख़ास बात या ख़ास वाक़या हो। ये बात तो सब जानते हैं कि वो मशरक़ी पंजाब से हिजरत करके आया था और इस वक्त उसकी उम्र 27-28 साल थी। वहाँ भी इनका ज़मींदारा खासा वसी था। फिर शुजात ने इसके बारे में ये बताया कि तकरीबन 3 साल हुए इसकी बीवी मर गई है। इसके बाद से इसने पीरों के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी हैं, और जब लोग इस पीर के उर्स पर जाते हैं तो ये बहुत ही परेशान हो जाता है, और जो इसकी बात सुनते हैं इन्हें कहता है कि इसकी बजाय अल्लाह को याद करो जो तुम्हारी दुआएं सुनने वाला और मुरादें पूरी करने वाला है। लेकिन लोग इसकी बात तो सुन लेते हैं क्योंकि गांव में इसको अच्छी हैसियत हासिल है, लेकिन इसकी बात पर अमल कोई भी नहीं करता। शुजात इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बता रहा था और हम उस तक पहुंच गए। उसने पहले ही हमें देख लिया था और दूर से ही शुजात को सलाम किया था। मैं इसके चेहरे की मुस्कुराहट ही से मुतासिर हो गया। इसकी उम्र 75 साल से ज़्यादा और 80 से कम की लगती थी। इसे मिले हुए कोई ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजरा। ये 1 ही साल पहले की बात है। इसके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार बड़े ही नुमायां हैं, लेकिन इसने चेहरे पर बशाशत और इंसान दोस्ती के तासुरात को भी ऐसे जिंदा रखा हुआ है जैसे अभी जवान ही हो। शुजात के बारे में वो जानता था कि वकालत पढ़ रहा है। शुजात ने मेरा तारुफ कराया तो उसने हम दोनों की हौसला अफजाई की। मेरे बच्चों,
इसने उर्स के लिए जाते हुए लोगों की तरफ इशारा करके कहा, पढ़ो और खूब पढ़ो और गांव में आकर लोगों की खोपड़ियों में कुछ अकल डालो। देखो ये कहाँ चले जा रहे हैं। मैं इस पीर को जानता हूँ जो इस मकबरे के नीचे दफन है, लेकिन इन लोगों ने इसे पैगंबरी का दर्जा दे रखा है। मैं और शुजात पहले ही उसके हम ख्याल थे। हम दोनों ने पीर परस्ती और लोगों की सादगी की बातें शुरू कर दी और कहा कि जब तक इन लोगों को सही तालीम नहीं मिलती ये इस गुमराही से नहीं निकलेंगे। कौन सी तालीम की बात करते हो? चौधरी ने कहा, मैंने शहरों के तालीम याफ्ता लोगों को इस पीर की मुरीदी में देखा है, इसके नहीं तो किसी और के मुरीद होंगे। यारो, इससे तो मैं अच्छा हूँ, जिसने सिर्फ 8 जमातें कभी पढ़ी थी और आज भूल भी गया हूँ कि क्या पढ़ा था, लेकिन अल्लाह के बाद इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को समझता हूँ कि किसी इंसान के आगे मत झुको और अपनी मुरादें उसके आगे न रखो। सुनने और देने वाला सिर्फ अल्लाह है। चौधरी साहब, शुजात ने हंसते हुए कहा, मेरा बस चले तो मैं इन पीरों और शाहों के घरों में कीड़े मार दवाई का छिड़काव कराऊं और इतनी गैस छोड़ दूं कि इनमें से कोई भी जिंदा ना रहे। मुझे खुशी है कि तुम दोनों हक की बात करते हो। चौधरी ने हमसे मुतासिर होते हुए कहा, यह गुनाह मेरा है कि इस पीर को यहाँ तक जिंदा पहुँचने दिया है। मैं तो इसे वहीं मशरकी पंजाब में ही ख़त्म कर सकता था, लेकिन ये मेरे हाथ से जिंदा निकल आया। वो जब ये बात कह रहा था मैं उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। उसने ये बात कह तो दी, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसे धचका सा लगा है और शायद वो ऐसी बात मुंह से नहीं निकालना चाहता था। मेरा ख्याल है कि मैं बात को तूल न दूं कि हमने उसे किस तरह तैयार किया कि वो अपने दिल की बात हमें सुनाए। हम दोनों को ज़बान का जादू चलाना पड़ा और उसे तैयार कर लिया। वो तैयार भी ऐसा हुआ कि इसी वक्त हमारे साथ चल पड़ा, लेकिन उसका मुतालबा या उसकी ख्वाहिश ये थी कि हम उसके घर चलें। हम उसके घर चले गए। देहाती माशरे में या इस इतने बड़े गांव में चौधरी की जो सोशल पोजीशन थी वो पहले बताई है, लेकिन इसका मकान बाहर से और अंदर से भी देखकर अंदाज़ा हुआ कि रुपए पैसे वाला बंदा है और उसके रहन सहन और तर्ज बूदोबाश में शाइस्तगी और वक़ार है। उसने सबसे पहले तो ये कहा कि इसका नाम बिल्कुल ज़ाहिर न किया जाए और न ही यहाँ के गांव का और न ही मशरकी पंजाब के गांव का नाम ज़ाहिर किया जाए। उसने ये भी कहा कि उसे किसी का डर तो नहीं, लेकिन वो हराम मौत भी नहीं मरना चाहता। तुम तो जानते हो आजकल किस तरह कत्ल होते हैं, चौधरी ने कहा। कभी लड़ने वाले और ख़ानदानी दुश्मनियों वाले लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर बाहर निकल आते हैं और कभी एक दूसरे को ललकार कर लड़ते थे, लेकिन आजकल एक घटिया और कमीन आदमी किलाशिनकोव फायर करके एक ही बार कई आदमियों को मारकर गायब हो जाता है। अगर आज भी इस बुढ़ापे में कोई जवान आदमी 2 हों या 4 हों लाठियों और कुल्हाड़ियों से मुसल्लह होकर मेरे सामने आ जाएं, तो मुझे अल्लाह की बारगाह में से उम्मीद है कि इनका मुकाबला कर सकता हूँ। किलाशिनकोव या रिवॉल्वर से मरना मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि मारने वाले की शक्ल भी नज़र नहीं आती। मैं खेतों में घूम फिर रहा हूँ और कोई आदमी मुझ पर पीछे से गोलियां चलाकर फसल के अंदर ही कहीं गायब हो जाए तो मैं क्या कर लूँगा। जिस पीर का उर्स हो रहा है इसका बेटा विस्की गद्दी पर बैठा हुआ पीरी मुरीदी का कारोबार कर रहा है। वो इसी पार्टी का हिमायती है जो पार्टी आजकल हुकूमत कर रही है। थानेदारों के साथ भी उनके ऐसे ताल्लुकात गहरे हैं कि इनमें से वो किसी को भी गिरफ्तार करवाकर थाने में तशद्दुद से मरवा सकता है। इस गांव में 3 मस्जिदें हैं। एक बड़ी मस्जिद है जिसमें जुमा पढ़ा जाता है और 2 मस्जिदें इससे छोटी हैं। मैंने 3 इमामों को 2-3 बार कहा कि वो लोगों को कुरान की आयतें सुनाएं कि पीरों को इस तरह मानना जिस तरह तुम लोग मान रहे हो गुनाह है। मैंने इन इमामों को इस मरे हुए पीर के बारे में भी बताया था, लेकिन तीनों मौलवी इतने बुज़दिल निकले कि इस पीर के खिलाफ या इस गद्दी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी ज़बान पर नहीं लाना चाहते थे। मैंने और शुजात ने उसके साथ वादा किया कि उसकी ये शर्त पूरी की जाएगी। इसने दूसरी शर्त ये आयद की कि हम दोनों दोपहर का खाना उसके साथ खाएंगे। हमने ये भी मान ली और शुजात ने उसके नौकर को बुलाकर कहा कि वो इसके घर कह आए कि हम दोपहर के खाने पर नहीं आएंगे और चौधरी साहब के घर खाना खाएंगे। चौधरी साहब ने जो कहानी सुनाई वो मैं उनके ही अल्फाज में सुनाऊंगा। मशरकी पंजाब में चौधरी जिस गांव का रहने वाला था वो इस पाकिस्तानी गांव जितना बड़ा नहीं था और इतना छोटा भी नहीं था। इस गांव की आधी आबादी मुसलमानों की और बाकी आधी सिखों की थी। चंद एक घर हिंदुओं के भी थे। चौधरी के ख़ानदान का वहाँ खासा बड़ा ज़मींदारा था और वहाँ इस ख़ानदान को ज़्यादा ऊंची हैसियत हासिल थी। चौधरी इस गांव में पैदा हुआ और उसकी उम्र 26 साल हो गई। चौधरी का एक बड़ा भाई भी था
जिसके बाल बच्चे भी थे। ये भाई पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले फौत हो गया था। चौधरी की 2 बहनें थीं, दोनों इससे छोटी थीं। चौधरी वैसा ही शहजादा था जैसे जागीरदारों, वडेरों और बड़े जमींदारों के बेटे होते हैं। तालीम की कोई परवाह नहीं, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखने की परवाह नहीं, और इतने दिलेर और निडर कि जिस पर गुस्सा आया उसके गले पड़ गए और खुद मारा पीटा या अपने बदमाश दोस्तों से पिटवा दिया। चौधरी की जवानी का आगाज हुआ तो अपने आप को ऐसा ही शहजादा समझने लगा जो सारे गांव का हुक्मरान हो। इसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे इस गांव में पहले कभी कोई जवान हुआ ही ना हो। तबन लड़ाका था, सिख भी इससे डरते थे। अल्लाह ने इसे मर्दाना हुस्न दिया था और जिस्म भी उस वक्त के मर्दों जैसा तवाना था। इसके बोलने के अंदाज में ऐसा असर था कि सुनने वाले ये असर कबूल करते थे। 23-24 साल की उम्र में चौधरी को एक लड़की के साथ मोहब्बत हो गई। लड़की चौधरी की जात से 1-2 दर्जे नीचे जात की थी। ये लड़की खतरे मोल लेकर बड़ी दिलेरी से चौधरी से मिला करती थी। चौधरी कोई शरीफ आदमी तो था नहीं, लेकिन इस लड़की के साथ उसने पाक मोहब्बत की और इस इरादे से की कि वो इस लड़की को ब्याह कर घर लाएगा। वो ये भी जानता था कि उसके वालिदैन नहीं मानेंगे क्योंकि ज़ातों में फ़र्क था, फिर भी उसने लड़की को कह रखा था कि वो शादी उसी के साथ करेगा और ऐसा नहीं होगा कि वो लड़की से ये कहेगा कि वो घर से भाग आए। 1 साल मोहब्बत और मुलाकातों में गुजर गया। चौधरी के बुजुर्ग इसी पीर के मुरीद थे जिसका पाकिस्तान में उर्स मनाया जा रहा था। गांव से चंद फरलांग हटकर इस पीर ने अपनी बस्ती आबाद की हुई थी जिसके 5-6 ही घर थे। वहां चौधरी की बड़ी अच्छी और कुशादा हवेली थी। चौधरी ने अपनी माँ से कहा था कि वो इस लड़की के साथ शादी करेगा। माँ ने उसे बड़ी सख्ती से मना किया था कि वो अपने से छोटी जात की लड़की का ख्याल दिल से निकाल दे क्योंकि इससे खानदान की इज्जत पर हर्फ आता है। इधर लड़की ने अपनी माँ को बता दिया कि वो चौधरी के फलां लड़के को चाहती है। माँ ने लड़की को गाली गलौज की और कहा कि इन चौधरियों के लड़के से दूर रहे वरना वो इसे निकाह के बगैर ही बीवी बना लेगा। लड़की ने चौधरी को बताया तो उसने कुरान हाथ में लेकर माँ को यकीन दिलाया कि इनके ताल्लुकात वैसे ही नहीं जैसे वो समझ रही है, लेकिन माँ रजामंद ना हुई। मुख्तसर बात यूं समझ लें कि इनकी शादी के रास्ते में जात पात और दोनों के माँ बाप हाइल हो गए और शादी नामुमकिन हो गई। चौधरी इस पीर के पास गया और उसका बाकायदा मुरीद बन गया। पीर को उसने 2 घोड़ा बोसकी की शलवार कमीज भी पेश की और नकद नजराना भी दिया। पीर को मालूम था कि ये बड़ी जमींदारी वाले खानदान का नौजवान है, इसलिए पीर ने उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी। चौधरी 2-4 मरतबा पीर के सलाम के लिए गया और एक रोज़ उसने पीर को बताया कि वो एक लड़की के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो रहा। उसने पीर से अर्ज़ की कि उसे ऐसा तावीज़ दिया जाए जो इसके और इस लड़की के वालिदैन को शादी पर राज़ी कर ले और इनके दिमाग फेर ही दे। पीर ने इसे बताया कि उसके जिन्नात ये काम कर देंगे, लेकिन जिन्नात के कुछ मुतालबे होते हैं, वो पूरे करने पड़ेंगे। चौधरी ने कहा कि जिन्नात जो कुछ भी मांगेंगे वो पेश करेंगे। पीर ने उसे अगले रोज़ बुलाया और वो अगले रोज़ गया तो पीर ने उसे बताया कि रात को उसने अपने जिन्नात को हाजिर करके पूछा है और उन्होंने एक लाट वाला दुम्बा मांगा है। चौधरी ने कहा कि शाम तक दुम्बा आ जाएगा। चौधरी ने अपने एक दोस्त को साथ लिया और एक गांव से लाट वाला दुम्बा खरीद लाए। ये दुम्बा चौधरी अपने घर न लाया बल्कि सीधा पीर के घर ले गया। पीर ने इसे फिर अगले रोज़ बुलाया। चौधरी अगले रोज़ गया तो जिन्नात ने कुछ कैश मांगा था। चौधरी ने वो भी हाजिर कर दिया। पीर ने इसे 2 रोज़ बाद आने को कहा। पीर ने यह भी कहा था कि वो इसे एक तावीज़ देगा जो इस दुम्बे के खून से लिखा जाएगा। चौधरी ने हमें सुनाया कि वो जिन्नात की मौजूदगी को तो मानता था, लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी मान लिया कि इस पीर के कब्ज़े में कुछ जिन्नात हैं और वो नामुमकिन काम भी कर देते हैं। पीर की ज़बान में जादू सा था जो चौधरी पर काम कर गया था। पीर ने ऐसे अंदाज से और ऐसे अल्फाज में चौधरी को इसका काम हो जाने का यकीन दिलाया था कि उसने मान लिया कि ये पीर बहुत बड़ी गैबी ताकत वाला है और उसके जिन्नात उसका हुक्म भी मानते हैं। 2 रोज़ बाद चौधरी पीर के आस्थाने पर गया तो पीर ने उसे बताया कि उसने 2 रातें चिल्ला करके जिन्नात से ये तावीज़ हासिल किए हैं। तावीज़ 2 थे, दोनों पर जो अल्फाज लिखे गए थे वो सुर्ख थे और पीर ने चौधरी को बताया कि ये दुम्बे के खून से लिखे गए हैं। या सरकार, चौधरी ने पीर से कहा, अगर ये दुम्बा ज़ुबह कर दिया गया है तो वो एक और दुम्बा ले आएगा। पीर ने इसे कहा कि दुम्बा ज़ुबह करने की ज़रूरत नहीं थी, अभी इसका और खून निकाला जाएगा और बाद में ज़रूरत पड़ी तो वो इसे बता देगा। या सरकार, चौधरी ने पीर से पूछा, ये तावीज़ किस तरह इस्तेमाल करने हैं।
सबसे पहली बात यह कि इन तावीज़ों की बेअदबी ना हो। पीर ने कहा, ये तावीज़ जिन्नात के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अता किए हुए हैं और ये ख़ास कलाम है जो किसी किसी को अता होता है। इन दोनों तावीज़ों को अलग अलग सब्ज़ कपड़े में लपेट कर सी लेना और इनके साथ धागे बांध देना, और तुम एक तावीज़ अपने दाएं बाजू के साथ बांध कर रखना और लड़की ये तावीज़ बाएं बाजू के साथ बांध कर रखेगी। जब तक ये तावीज़ तुम दोनों के जिस्मों के साथ रहेंगे, ना कोई बदी करना, ना कोई बदी सोचना। ज़रूरी बात यह है कि तुम्हारा तावीज़ लड़की अपने हाथों से तुम्हारे बाजू के साथ बांधेगी और लड़की का तावीज़ तुम अपने हाथों लड़की के बाएं बाजू के साथ बांधोगे। पूरे 7 रोज़ इंतज़ार करना। अगर कोई नतीजा ज़ाहिर नहीं होता तो मेरे पास आ जाना। पीर को चौधरी से नजराना मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि चौधरी अमीरों का बेटा था और वो दिल खोलकर पीर को नजराने दे रहा था। जब भी जाता कुछ न कुछ दे आता था। चौधरी के घर एक औरत काम करने आया करती थी। घर आकर चौधरी ने इस औरत को अलग बुलाकर कहा कि वो लड़की से कह दे कि फलां वक्त फलां जगह मिले। इनकी मुलाकात यही औरत कराया करती थी और खुफिया पैगाम रसानी का काम इसी के सुपुर्द था, जिसका मुआवजा इसे अच्छा खासा मिल जाता था। लड़की इस जगह आ गई और चौधरी ने उसका तावीज़ उसके बाएं बाजू के साथ बांध दिया और अपने दाएं बाजू पर लड़की के हाथ से तावीज़ बंधवाया। इसने लड़की को यकीन दिलाया कि अब देखना हमारी शादी किस तरह होती है। इसने पीर के अल्फाज लड़की को सुनाए और दोनों के माँ बाप अकल के अंधे होकर इन्हें बड़ी खुशी से ब्याह देंगे। 7 दिन गुजर गए, कुछ भी ना हुआ। चौधरी पीर के पास गया और उसे बताया कि हालात में ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आई, बल्कि उसे ये शक पैदा हो गया कि दोनों घर वालों ने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी है और हो सकता है कि किसी भी रोज़ वो इकट्ठे पकड़े जाएंगे और फिर मुसीबत आ जाएगी। चौधरी ने पीर को बताया कि उसे अपना नहीं बल्कि लड़की का ज़्यादा ख्याल है, क्योंकि चौधरी के वालिदैन लड़की के वालिदैन को घर बुलाकर इनकी बेइज्जती कर देंगे और लड़की पर यह इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो चौधरी को ख़राब कर रही है। पीर ने इसे कहा कि अब वो 10 दिनों का चिल्ला करेगा और 10 रातें जिन्नात को अपने पास बिठाएगा, लेकिन इस पर खर्च ज़्यादा आ जाएगा। चौधरी ने इससे पूछा कि खर्च कितना आएगा। उसने जो रकम बताई वो अगले रोज़ जाकर चौधरी ने उसके हवाले कर दी। पीर ने इसे यह भी कहा कि तावीज़ बाजुओं के साथ बंधे रहें, क्योंकि इनके असरात बाज़ औक़ात कुछ दिनों बाद ज़ाहिर होते हैं। चौधरी हमें अपनी ये दास्तान सुना रहा था और मैं बड़ी तेज़ी से ज़रूरी बातें नोट करता जा रहा था। मैंने ये सारी तफसीलात नोट कर ली थी कि चौधरी कितनी बार पीर के पास गया और उसने हर बार कितनी रकम दी और कपड़ों और नए जूतों की शक्ल में उसको जो तोहफे दिए वो अलग थे। अगर मैं ये सारी बातें लिखूंगा तो ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। खैर, असल वाक़या यूँ हुआ कि 5-6 महीने गुजर गए और चौधरी को खाक भी हासिल न हुआ। बात इसकी और लड़की की मोहब्बत की और शादी के ख्वाब देखने तक ही रही। लेकिन पीर ने चौधरी को मायूस न होने दिया। हर बार उसे ऐसी उम्मीद दिलाता था कि चौधरी के सारे गिले शिकवे और वहम दूर हो जाते थे। ऐसा समझ लें कि दिए में तेल पड़ता रहा और दिया जलता रहा। जहाँ दिया टिमटिमाने लगता, पीर अपनी ज़बान का जादू चलाकर और अपनी पीरी की अजमत का रौब जमाकर दिए को फिर जला देता। इस तरह चौधरी की उम्मीदों का चिराग जलता रहा। एक रोज़ वो औरत जो चौधरी के घर काम करने आया करती थी और चौधरी और लड़की की मुलाकातें कराती थी, चौधरी के पास आई और ये बुरी खबर सुनाई कि लड़की की तो कल अपनी बिरादरी में मंगनी हो गई है और 1 या 1.5 महीने बाद शादी का दिन मुकर्रर हो जाएगा। इस खबर ने चौधरी को तो जैसे हिला कर रख दिया। वो इसी वक्त दौड़ा दौड़ा पीर के पास गया और उसे बताया कि उसके तावीज़ों और चिल्लों और दीगर अमलियात का ये नतीजा सामने आया है कि लड़की हाथ से ही निकल गई है। पीर ने सुना तो वो अजीब तरह की हंसी हंस पड़ा। चौधरी परेशान हो गया कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। उसने पीर के पाँव पकड़कर मन्नत की कि इसे ये लड़की दिला दे। पीर ने उसे बड़ी तसल्लियाँ दी, लेकिन चौधरी की तसल्ली नहीं होती थी। चौधरी जज्बात के हाथों ऐसा बेहाल हुआ कि उसने अपना माथा पीर के कदमों में रगड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पीर से कहा कि वो कब कुछ करेंगे। अगर यही हाल रहा तो लड़की की शादी भी हो जाएगी। कमअक्ली की बातें न कर चौधरी, पीर ने कहा। लड़की अगर डोली में बैठ भी गई तो मैं ऐसी फूंक मारूंगा कि कोई न कोई वजह पैदा हो जाएगी और लड़की डोली से उतर आएगी। मैंने अपने चिल्लों में साफ देखा है कि लड़की तुम्हारे साथ है। चौधरी की उम्मीदों का दिया बुझ चला था, लेकिन पीर ने फिर जला दिया और चौधरी से नजराना वसूल कर लिया। पीर ने इसे कहा कि वो रात के वक्त नहा धोकर उसके पास आए। चौधरी शाम को नहाया
और उसने नए कपड़े पहने और यूं पाक साफ होकर रात को उसके आस्थाने पर चला गया। पीर ने उसे अपने सामने बिठा लिया। कभी उसकी आंखों में आंखें मारता था और कभी अपना हाथ उसके सर पर रखता था, कभी फूंके मारता था। इस दौरान कुछ बुड़बुड़ाता भी रहा। खैर थोड़ी देर बाद पीर धमाके की तरह हक अल्लाहू की आवाज़ निकालता था। फिर इसने इस तरह हवा में ऊपर की तरफ देखकर बातें शुरू कर दी जैसे जिन्नात के साथ बातें कर रहा हो। मुख्तसर ये कि पीर ने चौधरी पर खूब अक्स डाला जो यकीनन जाली और झूठा था। घंटा 1.5 घंटा यूं ही हरकतें और बातें करके उसने चौधरी से कहा कि वो कल दिन को किसी वक्त उसके पास आए। चौधरी इस रात भी भारी नजराना देकर आया और अगले रोज सुबह ही सुबह पीर के यहाँ जा पहुंचा। पीर ने अजीब जलाली सी कैफियत में उसे बताया कि रात उसके जाने के बाद वो चिल्ले में बैठ गया था और उसे इशारा मिला है कि लड़की को उसके पास लाए, वरना ये काम नहीं होगा। लड़की पर कुछ अमल करना पड़ेगा। देख छोटे चौधरी, पीर ने कहा, मैं औरतजात को अपने इस खास कमरे में दाखिल नहीं होने दिया करता। मुझ जैसे पहुंच वाले लोगों ने औरत से क्या लेना देना है। हमारा तो बराह रास्त ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ होता है। जिन्नात यहाँ मौजूद होते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम आते रहो और तुम्हारा काम हो जाए, लेकिन कल रात को बड़ा साफ इशारा मिला है कि लड़की को अपने सामने हाजिर करो और फला जिन को बुलाओ। जब तक वो जिन और लड़की यहाँ नहीं आएंगे ये काम नहीं होगा। लड़की रात को तो नहीं आ सकेगी या सरकार, चौधरी ने कहा। तुम्हें किसने कहा है कि वो रात को आए, पीर ने कहा। लड़की दिन के वक्त यहाँ आएगी। हमने रात के वक्त कभी किसी औरत को अपने दरवाजे के अंदर भी नहीं आने दिया। पीर ने चौधरी को बताया कि आने वाले मंगल के रोज लड़की उसके पास आएगी। चौधरी ने अपने घर काम करने वाली औरत को ये पैगाम देकर कहा कि वो अभी जाए और मौका निकालकर लड़की को पैगाम दे आए। शाम के वक्त औरत ने चौधरी को बताया कि वो पैगाम दे आई है। उसने चौधरी को यह भी बताया कि लड़की बहुत उदास और परेशान है और वो रो भी रही थी। लड़की ने कहा था कि उसे घर वाले खाक कत्ल ही क्यों ना कर दें, वो पीर के पास ज़रूर जाएगी। आने वाले मंगल में अभी 5 दिन थे। 2 रोज़ बाद खबर आई कि लड़की की शादी का दिन मुकर्रर हो गया है। 1.5 महीने बाद का एक दिन मुकर्रर हुआ था। चौधरी फिर भागम भाग पीर के पास पहुंचा और यह खबर सुनाई। पीर ने बड़ी बेनियाजी से कहा कि वो तसल्ली रखे, लड़की को वो डोली में से भी उतार लेगा। पीर ने उसे कहा कि लड़की को वो मंगल के रोज़ ज़रूर भेजे। खुदा खुदा करके मंगल का दिन आया। चौधरी इस रोज़ अपने खेतों में घूमता फिरता रहा और ये जाहिर करता रहा कि वो अपनी फसल वगैरह को देख रहा है और खाली खेतों में अपने मज़ारों से काम करवा रहा है, लेकिन दरअसल वो देख रहा था कि लड़की पीर के पास जाती है या नहीं। आखिर इसे लड़की पीर की तरफ जाती नजर आ गई। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद उसने लड़की को पीर के घर से वापस आते देखा। वो घर आया और काम करने वाली औरत को अलग बुलाकर कहा कि वो लड़की से पूछे कि पीर ने उसे क्या कहा है। ये कोई बड़ी ही चालाक और उस्ताद औरत थी। वो लड़की के घर आती जाती रहती थी और लड़की की माँ के साथ उसने दोस्ताना सा बना रखा था और लड़की से अलग मिलने का मौका पैदा कर लेती थी। वो लड़की से पूछकर वापस आई और चौधरी को बताया कि पीर ने उसे बहुत तसल्ली दी है और उसे एक तावीज़ भी दिया है जो बाहर वाले दरवाजे की दरज में या किसी जगह किवाड़ में रख देना है। पीर ने लड़की को बताया था कि ये तावीज़ बाहर वाले दरवाजे में मौजूद रहेगा तो किसी और की बारात इस दरवाजे में से दाखिल ही नहीं हो सकेगी। पीर ने लड़की को 2 दिन के वक्फे से 4 मरतबा अपने घर बुलाया। इस दौरान चौधरी सिर्फ एक बार लड़की से मिल सका था। लड़की जब चौथी बार पीर के पास गई तो चौधरी ने अपनी नौकरानी को लड़की के पास ये मालूम करने के लिए भेजा कि अब पीर ने क्या कहा है और क्या कोई उम्मीद है भी या नहीं। औरत गई और शाम को इंतहाई बुरी खबर लाई। खबर ये थी कि लड़की ने इस औरत को सुनाई कि पीर ने इस पर अपनी बुरी नीयत का इजहार कर दिया है और जब उसने इनकार किया तो पीर ने उसके साथ दस्त दराजी शुरू कर दी और इस पर ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की। लड़की ने औरत से कहा कि चौधरी से कहना कि कल मुझे ज़रूर मिले। अगले रोज़ चौधरी वहाँ चला गया जहाँ आमतौर पर इनकी मुलाकात हुआ करती थी। चौधरी ने हमें सुनाया कि लड़की का तो रंग रूप और तौर तरीका ही बदला हुआ था। वो बड़े गुस्से में थी और दांत पीस पीस कर बातें कर रही थी। वो रोती भी थी। उसने चौधरी को ये अल्फाज कहे कि तुम बेगैरत आदमी हो, तुम्हें मालूम था कि पीर मुझे क्यों बुला रहा है। वो मेरे साथ बुरी नीयत करना चाहता था और तुमने मुझे धोखे में रखा और उसके पास मुझे नजराने के तौर पर भेजा था। पहले वो मेरे सर और चेहरे पर हाथ फेरता रहा था, फिर उसने
मुझे अपने नज़दीक कर कर मेरी आंखों में फूंके मारी, और कल तो उसने मुझ पर दस्तदराजी की कोशिश की थी। चौधरी का खून जोश में आ गया। उसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि लड़की इस पर इल्ज़ाम थोप रही थी कि उसने इसे पीर के पास इस नीयत से भेजा था कि लड़की पीर का दिल खुश करे और पीर उनकी शादी करा दे। लड़की ने चौधरी को साफ अल्फाज में बताया कि मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत की है, अपनी इज्जत और आबरू तुम्हें नहीं दी, मैंने तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करने दी, तो पीर तो बिल्कुल ही गैर आदमी है। चौधरी ने इसका ये वहम साफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की इस कदर गुस्से में थी कि वो ये अल्फाज कहकर चली गई कि तुम भी धोखेबाज हो और ये पीर असल शैतान है। आइंदा मैं न तुम्हारी सूरत देखना चाहती हूँ, न तुम मुझे कोई पैगाम भेजना। चौधरी लड़की को रोकता रहा, लेकिन वो ना रुकी और चली गई। चौधरी वहीं से पीर के पास चला गया और उसे बताया कि लड़की ने क्या खबर सुनाई है। लड़की बेवकूफ़ है, पीर ने अपनी मखसूस जलाली कैफियत में कहा। इसे कौन समझाए कि जिसे वो बदनीयती समझती है वो हमारे लिए जलाल होता है। लड़की जब हमारे पास आई तो हम पर कश्फ तारी हो गया था, और जो इशारे हमें मिले हम उन पर अमल कर रहे थे। लड़की ये समझी कि हम उसके साथ दस्तदराजी कर रहे हैं। तुम इसे समझाओ और एक बार फिर मेरे पास भेजो। चौधरी ने हमें सुनाया कि लड़की ने तो यही कहा था कि पीर ने इसके साथ दस्तदराजी की थी, लेकिन चौधरी को बड़ा पक्का शक हो गया कि पीर अपनी बदनीयती में कामयाब हो गया था और इसने लड़की को बेइज्जत किया था। चौधरी का दिमाग उसके काबू से निकल गया। वो गैरत वाला आदमी था और ये भी देख चुका था कि इतने अरसे में पीर की कोई एक बात भी पूरी नहीं हुई और वो चौधरी से बड़ी बड़ी रकमें खाता रहा है। जनाब पीर साहब, चौधरी ने बदले हुए लहजे में कहा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा तोहफे और रकम दी है। आप तोहफे रहने दें, मेरी रकम वापस कर दें। छोटे चौधरी, पीर ने कहा, हमें दुनिया की लज्जत का और इस दुनिया के पैसे का ज़रा से भी ख्याल नहीं। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी रकमें कौन वसूल करता रहा है। मैं अपनी रकमें वापस मांग रहा हूँ, चौधरी ने कहा। पीर ने चौधरी को अपने काबू में लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन चौधरी अब समझ गया था कि ये पीर इसके साथ फ्रॉड खेल खेल रहा है और उसको खूब लूटा है, और अब लड़की पर हाथ साफ करना चाहता था, ये कर गया है। पीर ने जब देखा कि ये तो अपनी बात से हट ही नहीं रहा, तो उसने चौधरी को पहले दबी जबान में फिर साफ जबान में ये धमकी दी कि वो पीर के साथ इस तरह बेदबी से पेश आया तो उसके जिन्नात उसे बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। पीर जी, चौधरी ने कहा, अगर आपके कब्जे में जिन होते तो वो कुछ करके भी दिखा देते। आप मेरी रकम वापस कर दें। आखिर पीर ने गुंडों और बदमाशों की तरह चौधरी पर अपना रौब गांठा और उसे कहा कि वो यहाँ से चला जाए, वरना उसके लिए बहुत बुरा होगा। चौधरी उसकी धमकियों के जवाब में उसे धमकी देकर वहाँ से आ गया। चौधरी दरअसल इस पागलपन की गिरफ्त में आ गया था जो इंसान को कातिल बना दिया करता है या वो अपनी जान ले लेता है। वो इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने अपने आप पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। इस दौरान उसने अपनी नौकरानी को लड़की के पास भेजा कि सिर्फ एक बार उसे मिल ले और उसे मौका दे कि वो उसकी गलतफहमी दूर कर सके। मगर लड़की ने इस औरत को डांट डपट कर घर से निकल जाने को कहा और ये भी कहा कि चौधरी को कह देना कि मुझे भूल जाए और कभी मेरे सामने ना आए। औरत ने जब चौधरी को ये पैगाम दिया तो चौधरी के अंदर जलती हुई इंतकाम की आग के शोले और भी ज़्यादा ऊंचे हो गए। इस रोज़ तो चौधरी की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। जिस रोज़ गांव में बारात आई और उसकी महबूबा का निकाह पढ़ाया गया। बारात को अगली सुबह वापस जाना था। बारात 7-8 मील दूर के एक गाँव से आई थी। चौधरी ने रात तड़पते और जलते हुए गुजारी। कभी उसे ख्याल आता कि इस दूल्हा को कत्ल कर दे या दुल्हन को ही साफ कर दे या फिर अपनी जान ले ले। और अगले रोज़ बारात रुखसत हुई और लड़की की डोली गांव से निकल गई। इस वक्त चौधरी का दिमाग पीर पर अटक गया। उसने तहैया कर लिया कि इस पीर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तन्हाई में बैठा रो भी पड़ा था। वो गांव के बड़े चौधरियों का बेटा था जिसने कभी ऐसा मौका देखा नहीं था कि उसने जो मुंह से निकाला हो और वो पूरा ना हुआ हो। देहात के बड़े चौधरियों और इनके बेटों को कौन नहीं जानता। मैं पहले कह चुका हूँ कि वो अपने आप को हाकिम और हुक्मरान समझते हैं। अंग्रेज़ों के वक्तों में इनकी हैसियत अंग्रेज़ों की पुष्टपना की सी थी। आजकल आप देख रहे हैं कि इन जागीरदारों और वडेरे और बड़े चौधरियों के बेटे मुल्क में किस तरह मनमानी कर रहे हैं। किसी को कत्ल कर देना इनके लिए मामूली सा काम है। इसी तरह चौधरी ने तो खुद कहा कि वो अपने गांव में किसी को अपने बराबर का जवान समझता ही नहीं था और अपनी जात से कम जातों वाले लोगों को वो अपनी रियाया समझता था।
लेकिन इसका तौर तरीका इतना बेहुदा और जालिमाना नहीं था जितना इस जैसे शहजादों का हुआ करता था। लेकिन वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसने जो चाहा वो इसे ना मिले। चौधरी ने अपने दो दोस्तों के साथ बात की। ये दोनों दोस्त उसी की सतह के जवान आदमी थे और उसके राजदार भी थे। उन्हें मालूम था कि चौधरी फला लड़की को चाहता है और उसके साथ शादी करने के लिए पीर के पास जाया करता है। वो इस पीर के बाकायदा मुरीद तो नहीं थे, लेकिन इतना मानते थे कि वो पीर है। अब चौधरी ने इन्हें बताया कि पीर ने इसे किस तरह धोखा दिया है और इस लड़की के साथ क्या सलूक किया था और लड़की ने चौधरी के साथ क्या सलूक किया है। इसने दोस्तों को बताया कि वो पीर से इंतकाम लेना चाहता है। इसने तो साफ ही कह दिया कि वो पीर को कत्ल कर देगा। ये एक दूसरे पर जाने कुर्बान करने वाले दोस्त थे। दोस्तों ने तायद कर दी और कहा कि गैरतमंदी यही है कि पीर से इंतकाम लिया जाए, लेकिन कत्ल कोई इंतकाम नहीं। दोनों दोस्तों ने मुतफक्का तौर पर कहा कि इंतकाम ऐसा लिया जाए कि पीर जिंदा रहे और अपनी जिल्लत और ख्वारी देखता रहे। इन शहजादों के किरदार में और जहनियतों में सुलह सफाई और दरगुजर वाला खाना तो था ही नहीं। वो इंतकाम के तरीके सोचने लगे। चौधरी का तो यह आलम था जैसे पागल हो गया हो। चौधरी को अचानक ख्याल आ गया कि पीर की एक नौजवान बेटी है। उसने दोस्तों के साथ उसका जिक्र किया और कहा कि हो सके तो इस लड़की को किसी तरह अगवा करके कहीं ले जाएं और इसे खराब करके वापस घर छोड़ दें। दोनों दोस्तों को ये तजवीज़ अच्छी लगी, लेकिन सोचना यह था कि इस लड़की को अगवा किस तरह किया जाए। रात को ही उसे उसके घर से उठाया जा सकता था, लेकिन ये काम मुमकिन नहीं था। इसकी एक वजह यह थी कि रात को पीर के घर के बाहर उसका खूंखार कुत्ता खुला रहता था। दूसरी वजह यह है कि पीर का मकान ऐसा था जिसके अंदर दाखिल होना नामुमकिन था। सहन की दीवारें बहुत ऊंची थीं। हाँ भाइयों, एक दोस्त बोला, तुमने शायद कभी देखा नहीं कि पीर की ये बेटी घर से बाहर खेतों की तरफ शाम के वक्त सैर सपाटे के लिए निकल जाती है। वो अकेली नहीं होती, इसके साथ एक या दो लड़कियां होती हैं जो पीर की बस्ती की रहने वाली हैं। वही एक ऐसा वक्त और मौका है कि हम उसे उठा सकते हैं। पीर की इस छोटी सी बस्ती के एक तरफ गांव था, दूसरी तरफ खेत थे और आगे एक सिक्का सब्जियों का बाग था। इससे आगे कुछ खेत थे और आगे ज़मीन नशेबी हो जाती थी और वहाँ ज़मीन बंजर थी। नशेबी का मतलब यह है कि ज़मीन नीचे को चली गई थी और वो एक लंबा चौड़ा खड्ड था और इससे आगे ज़मीन कटी पिटी थी और फिर आगे छोटे बड़े टीले आ जाते थे। चौधरी के दोस्त कहते थे कि लड़की को वहाँ से अगर उठा लें और किसी तरह हिम्मत करके नीचे उतर जाएं तो उन्हें कोई नहीं देख सकता। अगर इस वक्त सूरज गुरूब हो जाए तो फिर काम और ज़्यादा आसान हो सकता है। लड़की को रखेंगे कहाँ? एक दोस्त ने पूछा। दूसरे दोस्त ने कुछ देर सोचा और अचानक चौधरी के हाथ पर हाथ मारकर बोला, इसका भी बंदोबस्त है। उसने छोटे से एक गांव का नाम लिया और फिर अपने एक हमउम्र दोस्त का नाम लेकर कहा कि इनके खेतों में एक कच्चा कोठा है। वो दोस्त लड़की को 4-5 दिन वहां छुपाएंगे और उसके साथ रहेंगे। उसने जिस दोस्त का नाम लिया था उसके साथ चौधरी की भी कुछ मुलाकातें हुई थीं और इनका दूसरा दोस्त भी उससे जानता था। वो कोई इन्हीं जैसा शहजादा और खतरे मोल लेने वाला जवान था। इन तीनों ने एक प्लान बना लिया जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था, लेकिन ये तीनों गैर मामूली तौर पर निडर और बेखौफ थे। प्लान के मुताबिक वो दोस्त जिसका दोस्त इस गांव में रहता था अगले रोज इससे मिलने चला गया। उसे बताया तो वो बिना सोचे समझे खुश हो गया कि एक लड़की मुफ्त में हाथ आ रही है। उसने कहा कि लड़की को खेतों वाले कोठे तक ले आओ, आगे वो खुद जिम्मेदार होगा कि किसी को पता न चले। दरअसल इस दोस्त के दिल में अय्याशी और बदी थी। वो गांव चौधरी के गांव से कोई 3 मील दूर था। ज़ाहिरी तौर पर तो वो पीर से इंतकाम लेना चाहते थे, लेकिन इनके दिलों में बदी का ख्याल था और वो खुश थे कि खूबसूरत और नौजवान लड़की हाथ आ जाएगी। इन तीनों ने अब ये काम शुरू कर दिया कि शाम के वक्त उस तरफ निकल जाते जिधर पीर की बेटी घूमने फिरने जाया करती थी। उन्होंने देखा कि वो तो हर शाम इधर जाती है। मुश्किल ये थी कि वो अकेली नहीं होती थी। एक रोज इसके साथ एक लड़की थी और दूसरे रोज उसके साथ 2 लड़कियां देखी गईं। इन तीनों ने एक सहूलत ये देखी कि पीर की बेटी सूरज गुरूब हो जाने के बाद तक इधर घूमती फिरती रहती थी। पीर की 2 बीवियां थीं, एक से सिर्फ ये बेटी हुई थी। पीर ने एक जवान लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली थी। इससे 2 बेटे हुए थे। इन 2 में से एक बेटा अब पाकिस्तान में इसकी गद्दी पर बैठा हुआ था और उसने मुरीदी का सिलसिला बाप से भी ज्यादा दूर तक फैला दिया था। एक शाम इन्हें मौका मिल गया। रमजान का महीना था। इस वक्त रमजान गर्मियों में आया था। सावन की बारिशें अभी शुरू नहीं हुई थी।
अभी आंधियों का मौसम था। पीर की बेटी हस्बे मामूल शाम के वक्त टहलने को निकली। इससे ये जाहिर हुआ कि वो रोजे से नहीं थी, वरना वो घर में होती। मौका इसलिए अच्छा था कि खेतों में कोई भी नहीं था। मुसलमान घरों में इफ्तारी के लिए जा बैठते थे। फिर ये मौका इसलिए भी अच्छा था कि इस शाम इसके साथ कोई लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी सी औरत थी। इस शाम सूरज गुरूब हो गया तो लड़की वापस घर जाने की बजाय टहलती टहलती अभी और आगे जा रही थी। गर्मी बहुत तेज थी। अचानक आंधी आ गई। आंधी भी इतनी तेजी से आई कि सारा इलाका गिर्दो गुबार में छुप गया। चौधरी तेजी से दौड़ा और लड़की को पीछे से पकड़कर उठा लिया। लड़की ने शोर तो किया, लेकिन आंधी की चीखें उससे ज्यादा बुलंद थीं। दूसरे दोनों दोस्त पहुंचे और एक ने बुढ़िया को पीछे से कमर के गिर्द बाजू डालकर उठा लिया और किसी दूसरी तरफ ले गया। कुछ दूर जाकर उसने बुढ़िया को जमीन पर फेंका और कहा कि पीर के घर न जाना, सीधी अपने घर जाओ, वरना कत्ल हो जाओगी। बुढ़िया उठी और दौड़ पड़ी। लड़की को उठाकर वो आगे निकल गए और खड्ड में उतरे। खड्ड में से निकलकर वो आगे चले गए। तीसरा दोस्त भी उनसे जा मिला। चौधरी ने कहा कि लड़की के ऊपर कंबल या चादर होनी चाहिए ताकि कोई इसे पहचान न सके। दोस्तों ने कहा कि अब जो होगा देखी जाएगी। घर चादर या खेस लेने गए तो घर वाले पूछेंगे कि ये कहाँ ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे हो। लड़की रो रही थी। वो इन तीनों को नहीं पहचानती थी। इन तीनों ने लड़की को डराया धमकाया और कहा कि वो जितना भी चीखे इसे कोई नहीं छुड़ा सकेगा और बेहतर यह है कि वो खामोश रहे, वरना मारी जाएगी। इसे ये भी बता दिया गया कि इसे हमेशा के लिए अगवा नहीं किया जा रहा, बल्कि 3-4 दिनों के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। आंधी ने खासा अंधेरा कर दिया था। वो लड़की को साथ लेकर आगे को चलते ही गए और रात गहरी तारीख हो गई। उन्होंने ये जुर्म बड़ी ही दिलेरी से किया था और असल दिलेरी ये थी कि उन्होंने इसके नताइज की परवाह नहीं की थी। मैं इस किस्म की छोटी छोटी बातें सुनाकर कहानी को तूल नहीं दूंगा कि लड़की इन्हें क्या कहती रही और उन्होंने लड़की से क्या कुछ कहा, और ये कि लड़की को उन्होंने अपने साथ पैदल किस तरह चलाया और किस तरह दोस्त के कोठे तक पहुंचे। कोठे का मतलब किसी मकान की छत नहीं, बल्कि बाज़ जमींदार अपने खेतों में 1 या 2 कमरों का कच्चा सा मकान बना लेते हैं जिसमें मवेशियों के लिए भूसा और चारा रखते हैं और बारिश वगैरह की सूरत में खुद भी वहां पनाह लेते हैं। मैं आपको फौरन इनके इस गांव वाले दोस्त के यहाँ पहुंचा देता हूँ। लड़की को वो इस गांव की खेतों वाले कोठे तक ले गए और एक दोस्त अपने इस गांव वाले दोस्त के घर चला गया। इसे इसने बताया कि लड़की आ गई है। वो अपने इस कोठे तक आया और कोठा खोल दिया। एक कमरा जरा साफ सुथरा था और वहां 2 चारपाइयां भी बिछी हुई थीं, लेकिन बिस्तर नहीं थे। उन्होंने बिस्तर की जरूरत ही ना समझी। वो कहते थे कि 3-4 दिन ही तो रहना है। चौधरी इस लड़की को खराब करके छोड़ना चाहता था। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और ये खून इसके दिमाग को भी चढ़ गया था। उसने हमें बताया कि उसने ये भी सोचा था कि लड़की का गला घोंटकर उसकी लाश उठा ले और पीर के घर फेंक कर अपने घर चला जाए, लेकिन फिर ये इरादा जहन से निकाल दिया। आंधी का जोर टूट गया था। एक दोस्त अपने गांव वापस चला गया और उसने चौधरी के घर और दूसरे दोस्त के घर बताया कि वो एक दोस्त के घर जा रहे हैं और रात को वापस नहीं आएंगे। ये इसलिए कहा गया था कि घर वाले इन्हें ढूंढते न फिरें। वो जवान आदमी थे, बच्चे तो थे नहीं कि घर वाले फिक्र में पड़ जाते कि कहाँ चले गए हैं। बहरहाल इन्हें तसल्ली हो गई कि तीनों दोस्त जहाँ भी हैं इकट्ठे हैं। इस गांव वाले दोस्त ने अपने मेहमान दोस्तों के लिए खाने का बंदोबस्त कर दिया और वहीं कोठे में खाना ले आया। लड़की को भी खाना खिलाया गया। वो तो रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी। दोस्त लालटेन जलाकर साथ ले आया था। खाने के बाद इन चारों ने लड़की के साथ वही सुलूक करना था जिसकी आप अक्सर अखबारों में खबरें पढ़ा करते हैं। मेजबान ने कहा कि यूं लुत्फ नहीं आएगा, जरा ठहरो, मैं पीने पिलाने का बंदोबस्त भी करता हूँ। वो सिक्कों का इलाका था जहाँ देसी शराब पानी की तरह चलती थी। मुसलमान तो शराब पीते नहीं थे, लेकिन बड़े जमींदारों जागीरदारों के बेटे चोरी छुपे और कोई खुल्लम खुल्ला शराब पी लिया करते थे। ये दोस्त दौड़ा गया और देसी शराब की 1 बोतल और गिलास भी ले आया। चारों ने थोड़ी थोड़ी पी ली, लेकिन अपनी ये हालत न होने दी कि बिल्कुल बदमस्त हो जाएं और नशे में बड़के मारनी शुरू कर देते। क्या तुम मुसलमान हो? पीर की बेटी ने तंजिया लहजे में इनसे पूछा। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि मुसलमान होकर एक मुसलमान की बेटी को उठा लाए हो? तुम में इतनी हिम्मत और जुर्रत है तो किसी सिख की बेटी को उठाकर देखते। लानत है तुम सब पर। तुम्हारा बाप भी मुसलमान है।
चौधरी ने कहा। उसने एक मासूम लड़की के साथ धोखा किया और उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की थी। तुम नहीं जानती कि वो लड़की वहां क्यों जाती थी? मैं जानती हूँ वो मेरे बाप के पास क्यों जाती थी, पीर की बेटी ने कहा। वो अपनी मर्जी के एक लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। मैं जानती हूँ मेरे बाप ने उसको धोखे से बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की थी। मेरे बाप के पास औरतें अपनी मर्जी से जाती हैं और बड़ी खुशी से उसके खास कमरे में उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करती हैं। वो तुम्हारे जैसे लोगों के घरों की औरतें होती हैं। इन औरतों ने मेरे बाप का दिमाग खराब किया है और मेरा बाप ये समझता है कि हर लड़की और हर औरत ऐसी ही होती है। मैं अंदर थी जब इस लड़की की चीखें और शोर शराबा सुना। मैं जान गई कि मेरा बाप किसी के साथ जबरदस्ती बदी कर रहा है। मुझसे रहा न गया। मैं दौड़ी गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने कमरे में जो हालत बाप की और इस लड़की की देखी तो मेरा खून उबल पड़ा। बाप ने मुझे डांट दिया कि यहाँ से दफा हो जाओ। लड़की ने मुझे देखा तो वो और ज़्यादा चीखने लगी। मेरा बाप उस लड़की को छोड़ नहीं रहा था। मैं इसे ज़बरदस्ती अंदर ले गई और वो बेचारी कांप रही थी और बिलक बिलक कर रो रही थी। उसने मुझे बताया कि वो क्या मुराद लेकर आई थी, बल्कि आई नहीं थी, मेरे बाप ने उसे बुलाया था। मैंने लड़की को दूसरी तरफ से बाहर निकाल दिया। बाप अंदर आया और मुझे बुरा भला कहने लगा। इस बाप से मुझे वैसे ही बड़ी नफरत है। मेरी माँ ने मुझे बचा लिया, मैंने उस लड़की को बचा लिया था। तुम अब इसका इंतकाम मुझसे लेना चाहते हो? चौधरी कुछ हैरान हुआ कि ये लड़की तो बड़ी अकल वाली है और मजबूत दिल कुर्ते वाली है। इसे ही मालूम नहीं था कि वो लड़की चौधरी के साथ शादी करना चाहती थी। चौधरी ने उसे बताया। तब पीर की बेटी ने चौधरी को शर्मसार करने के लिए कहा कि तुम अपने आप को मर्द और गैरत वाला आदमी समझते हो। तुम इतने दिलेर और गैरतमंद होते तो मर्दों की तरह मेरे बाप से इंतकाम लेते। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि तुम 4 आदमी हो और मैं अकेली हूँ। तुम 3 आदमी मिलकर मुझे उठाकर लाए हो। तुम्हें इतनी जुर्रत ही नहीं कि मर्दों की तरह सामने आकर किसी मर्द से इंतकाम लो। हम तुम्हें कत्ल तो नहीं करेंगे, चौधरी ने कहा। 3-4 दिनों बाद तुम्हें बाप के दरवाजे पर छोड़ जाएंगे और फिर वो देखेगा कि किसी की बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का नतीजा क्या होता है। मैं अकेली लड़की तुम्हें रोक नहीं सकती, पीर की बेटी ने कहा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह तुम एक मासूम लड़की की बेइज्जती पर इतने भड़के हो, इसी तरह मैं भी मासूम और कंवारी हूँ। मेरी बेइज्जती का बदला कौन लेगा? ये बेगैरत बाप। इस कंवारी लड़की को मैंने अपने बाप से बचाया है। इसके बाद लड़की ने ऐसी बातें की जिनकी कम से कम चौधरी को तवक्को न थी। लड़की के अंदर कोई ऐसी जुर्रत पैदा हो गई थी कि उसके आंसू खुश्क हो गए और उसकी जबान रवां हो गई। चौधरी ने अपने आप में एक अजीब तब्दीली देखी। उसका दिल मोम होने लगा। उसके बाकी 3 साथी तंजिया हंसते रहे और कुछ न कुछ कहते रहे। इनके दिमागों को देसी शराब चढ़ी हुई थी। शराब तो चौधरी ने भी पी थी, लेकिन उसने अपने साथियों जैसा असर कबूल नहीं किया था। वो भी इन्हीं जैसा शेर और दिलेर था और किसी पहलू से भी शरीफ आदमी नहीं था। लेकिन उसने हमें सुनाया कि पीर की बेटी को उसने गौर से देखा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे ये वही लड़की है जिसके साथ वो शादी करना चाहता था। चौधरी के एक दोस्त ने कहा कि इसकी बकबक कब तक सुनते रहोगे। मेजबान दोस्त और चौधरी का दूसरा दोस्त इकट्ठे उठे और लड़की पर लपके। चौधरी इनके आगे आ गया और लड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। नहीं मेरे भाइयों, चौधरी ने कहा, यह हरकत नहीं होगी। इस लड़की को हाथ लगाओगे तो समझो मेरी गैरत पर हाथ डालोगे। हट ओए आगे से, चौधरी के एक दोस्त ने उसे हाथ से परे हटाने की कोशिश करते हुए कहा। बड़ा आया गैरत वाला, हम कोई बेगैरत हैं? मैंने कह दिया है ना कि हाथ नहीं लगाना, चौधरी ने कहा। दोस्ती रखनी है तो पीछे रहो, दुश्मन बनना है तो मैं अकेला काफी हूँ। दोस्तों ने चौधरी को मनाना और समझाना शुरू कर दिया और कहा कि वो शरीफ आदमी बनने की कोशिश न करे और इनकी मेहनत भी न ज़ाया करे। उन्होंने खतरा मोल लिया था और वो गिरफ्तार भी हो सकते थे, इसलिए चाहते थे कि जुर्म किया है तो उससे फायदा भी उठाएं। लेकिन चौधरी उनके आगे चट्टान बनकर खड़ा हो गया था। इस मसले पर चौधरी की अपने दोस्तों के साथ इतनी ज़्यादा चपकलिश हुई कि वो हाथापाई पर उतर आए। मेज़बान दोस्त को कुछ ख्याल आ गया तो उसने चौधरी का साथ दिया और कहा कि लड़ना है तो अपने गांव जाकर लड़ो, तुम मेरे मेहमान हो और मैं यहाँ तमाशा नहीं देख सकता। इस तरह 2 दोस्त एक तरफ और 2 इनके खिलाफ हो गए। तुम जानते हो मैं कितना ढीठ हूँ, चौधरी ने कहा। मैंने जो कह दिया है वही होगा। मेरे आगे दौलत का ढेर लगा दो, मेरी शहरक पर छुरी रख दो, जब तक जिंदा हूँ किसी का हाथ इस लड़की पर नहीं पहुँचने दूंगा।
चौधरी के दोनों दोस्त नाराज होकर चल पड़े। चौधरी को ये डर था कि ये मुखबिरी कर देंगे और पीर को खबर पहुंचाएंगे कि इसकी बेटी चौधरी ने अगवा की है और अब फलां जगह है, जाते हो तो चले जाओ। मेजबान दोस्त ने इन्हें कहा, गांव जाकर कोई हरामीपन न कर देना। वो दोनों समझ गए कि इसका मतलब क्या है। दोनों ने बारी बारी कहा कि हम ऐसे नीच और बेगैरत नहीं, हमारी जबान पर कोई हरामीपन नहीं आएगा। ये कहकर वो चले गए। चौधरी और उसका मेजबान इस मसले पर सुलह मशवरा करने लगे कि लड़की का क्या करें। दोनों एक तरफ जा बैठे और बातें करने लगे। मेजबान दोस्त ने एक बार फिर चौधरी को हंसते हुए कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की लाए हो तो इससे कुछ फायदा तो उठाओ। लेकिन चौधरी तो जैसे पत्थर हो गया था। सोच सोचकर उन्होंने ये फैसला किया कि लड़की को अभी चौधरी वापस ले जाए और इसके घर तक छोड़कर आगे निकल जाए। चौधरी अंदर गया और लड़की से कहा कि आओ चलें। वो दोनों चल पड़े। रास्ते में उन्होंने बहुत बातें की। लड़की को शायद डर होगा कि चौधरी ने अपने दोस्तों को टाला है और यह अब उसके साथ दस्तदराजी ना करे, लेकिन चौधरी ने ऐसी कोई हरकत न की, न कोई फजूल बात मुंह से निकाली। अलबत्ता लड़की के बाप को बुरा भला कहा और फिर ये कहा कि वो इसे पीर नहीं मानता और उसके जिन्नात महज धोखा और फरेब हैं। चौधरी ने तो इतनी सी बात ही की थी, लेकिन पीर की बेटी ने अपने बाप के करतूत बेनकाब करने शुरू किए तो चौधरी की भी आंखें खुल गईं। लड़की ने यहाँ तक कहा कि यह शख्स औरतों का ऐसा बड़ा शिकारी है कि मुझे डर लगा रहता है कि इसे कभी औरत न मिली तो ये मुझ पर ही हमला कर देगा और भूल जाएगा कि मैं इसकी बेटी हूँ। लड़की ने यह भी कहा कि मैं इस शख्स को किस तरह पीर मान सकती हूँ जो पानी की तरह शराब पीता है। ऐसी ही बातें करते करते वो पीर की बस्ती तक पहुंच गए। अब बताओ, चौधरी ने लड़की से पूछा, घर वालों को क्या बताओगी? क्या ये बताओगी कि मैंने तुम्हें अगवा किया था? ये मेरा मसला है, लड़की ने पुरएतमाद लहजे में कहा। मैं जो बेहतर समझूंगी कहूंगी और करूंगी, लेकिन ये जिल्लत अपने मुंह पर नहीं लूंगी कि तुम्हारा नाम ले दूं। इतनी सी बात कहकर लड़की चुप हो गई और चौधरी के मुंह को देखती रही। अचानक लड़की उसके पैरों में गिर गई और चौधरी के पैरों से लिपटकर जो रोई है तो उसकी हिचकी बन गई। चौधरी ने उसे अपने बाजों में लिया और उसके सर पर हाथ भी फेरे और तसल्लियां दी। लड़की जरा संभली तो चौधरी से अलग होकर बोली, मेरे पीर और मेरे मुर्शिद तुम हो जिसने मेरी इज्जत बचाई है। लड़की अपने घर की तरफ चली गई और चौधरी अपने घर की तरफ चला गया। चौधरी अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहता था, चुनाचे अगली सबसे पहले वो अपने दोनों दोस्तों के यहाँ गया और उन्हें बाहर बुलाया। वो आया तो इन्हें बताए कि वो लड़की को घर छोड़ आया है। इनकी दोस्ती बड़ी पुरानी थी जो टूट नहीं सकती थी। दोस्त कुछ गिले शिकवे करके राजी हो गए, फिर सोचने लगे कि ये किस तरह मालूम किया जाए कि पीर ने अपनी बेटी के साथ क्या सलूक किया है और बेटी ने उसे क्या बताया है। लड़की ने इन तीनों को पहचान लिया था। पुलिस को रिपोर्ट होती तो ये तीनों फौरन गिरफ्तार हो जाते, लेकिन चौधरी ने दोस्तों को बताया कि लड़की इनकी निशानदही नहीं करेगी और बाप के साथ कोई न कोई झूठ बोलेगी। चौधरी ने ये बात कह तो दी, लेकिन अंदर से वो भी घबराया हुआ था। बहरहाल आदमी दिलेर और मजबूत था, इसलिए ऐसे भी एतमाद था कि इस सूरत हाल का अगर पैदा हो भी गई तो वो मुकाबला कर लेंगे। दिन गुजरने लगे और चौधरी की जहनी और जज्बाती हालत कुछ और तरह की हो गई। कभी उसे अफसोस होता कि उसने पीर से इंतकाम नहीं लिया और कभी इसे खुशी होती कि उसने एक लड़की की इज्जत बचाई है और ये बहुत ही अच्छा किया है। आखिर वो जवान आदमी था और इसकी तरबियत कुछ और तरह से हुई थी। कभी लड़की का जिसके साथ वो शादी करना चाहता था पीर की बेटी के साथ मुकाबला शुरू कर देता और इस नतीजे पर पहुंचता कि पीर की बेटी इस लड़की की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी है। बहरहाल ये इसके जहन और जज्बाती मामलात थे जिनमें वो कभी कभी उलझ जाता था। दिन खासे गुजर गए तो इससे और उसके दोस्तों को ये इत्मीनान हो गया कि मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा और लड़की ने भी इनकी निशानदही नहीं की, वरना पीर इतनी पावर वाला था कि वो किसी न किसी तरह जवाबी वार कर चुका होता। उन्होंने शाम को ये जाकर देखा कि अब पीर की बेटी सैर के लिए बाहर निकलती है या नहीं। वो अब बाहर नहीं निकलती थी। ये दोस्त उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे जो बराए नाम मुसलमान थे और उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये वो वक्त था जब मुल्क की तकसीम का ऐलान हो चुका था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद होने वाले थे। अचानक खबरें मिलने लगीं कि सिखों और हिंदुओं ने मुसलमानों पर कातिलाना हमले शुरू कर दिए हैं। चौधरी के गांव में कोई ऐसी वारदात ना हुई। इस गांव में सिखों और मुसलमानों की आबादी तकरीबन बराबर थी और इस गांव में बड़ी जमींदारी के मुसलमान सिखों की निस्बत ज़्यादा थे।
मतलब ये कि मुसलमान इस गांव में कोई ताकत रखते थे। अगस्त 1947 का महीना शुरू हुआ ही था कि मुसलमानों पर कातलाना हमले बढ़ने लगे और जो ही आज़ादी का ऐलान हुआ मुसलमानों पर कयामत टूट पड़ी। इन तफसीलात में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, उससे सब वाकिफ़ हैं। उन्होंने वसी पैमाने पर मुसलमान ख़वातीन के अगवा और आबरू रेज़ी की वारदातें भी सुनने में आने लगीं। मुसलमानों के लिए एक यही रास्ता रह गया था कि वो अपनी जानें बचाकर निकल भागें और पाकिस्तान पहुंचें। एक शाम बड़ा ज़ोरदार हमला चौधरी के गांव पर हुआ। कुछ मुसलमान पहले निकल गए थे, लेकिन चौधरी के बाप का ख्याल था और ये एक झूठी तवक्को थी कि सिख उसके ख़ानदान को बख्श देंगे, लेकिन ये सिर्फ खुशफहमी थी। इसी शाम इस खानदान को निकल भागने का फैसला करना ही पड़ा। घर की औरतें जेवरात इकट्ठे कर चुकी थीं और घर में जो नकदी थी वो भी अपने पास रख ली और दिल पर पत्थर रखकर घर से निकलने लगे। चौधरी का मकान गांव से जरा हटकर था, इसलिए वो आसानी से निकल सकते थे। वो घर से निकलने ही वाले थे कि कोई लड़की चीखती चिल्लाती इनके दरवाजे में दाखिल हुई। चौधरी उसकी तरफ दौड़ा तो देखा कि वो पीर की बेटी थी। वो चौधरी के साथ लिपट गई और उसने कहा कि वो इसके पास आई है और इसी के साथ रहेगी और इसी के साथ मरेगी। चौधरी के घर वालों ने लड़की को देखा तो उन्होंने यही फैसला किया कि इसे साथ ले चलते हैं और लड़की का उन्होंने इसलिए भी एहतराम किया कि वो इनके पीर की बेटी थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन गांव में मुसलमानों के घर इतने ज्यादा जल रहे थे कि हर तरफ रोशनी थी। औरतों और बच्चों की चीखों पुकार से दिल फटे जाते थे और यकीनन आसमान भी कांप रहा होगा। मुसलमान कत्ल हो रहे थे, बच्चों को भी कत्ल किया जा रहा था और जवां साल औरतों को सिख घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। ये लोग गांव से महफूज निकल गए और पहले तो बहुत तेज चलते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। लड़की ने बताया कि पीर अपने कुछ मुरीदों के साथ और दोनों बीवियों और बेटों के साथ निकल गया था। इसकी ये बेटी थी, इसके साथ थी, लेकिन खौफ इतना ज़्यादा था कि सिख अभी आ जाएंगे, मर्दों को कत्ल कर देंगे और उसे उठा ले जाएंगे। लड़की के दिल पर चौधरी का ऐसा कब्जा था कि वो अपने खानदान से अलग होकर दौड़ आई और चौधरी के घर पहुंच गई। लड़की जिस कैफियत में चौधरी तक पहुंची उसे नॉर्मल कैफियत कहते हैं। इस कयामत में और इसी खौफजदगी में कोई इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता। लड़की को अपनी जान की ही नहीं बल्कि अपनी असमत की परेशानी लगी हुई थी और जिस तरह चौधरी ने उसे उस रात अपने दोस्तों से बचाया था, इससे उसके जहन में ये बात अटक गई थी कि उसकी इज्जत का रखवाला चौधरी ही हो सकता है। इस एबनॉर्मल जहनी हालत में उसने ये खतरा मोल लिया कि अपने खानदान से अलग होकर चौधरी के पास पहुंच गई। चौधरी का खानदान रात भर चलता रहा और सुबह तुलू हुई तो उन्होंने वो मनाजिर देखे जिनको बयान करने के लिए बड़ा मजबूत दिलगुर्दा चाहिए। हर तरफ मुसलमानों की लाशें नजर आ रही थीं। मैं इनके इस हैबतनाक और भयानक सफर की रुदात पूरी तरह बयान नहीं करूंगा। बहरहाल किसी तरह वो छुपते छुपाते चलते चलाते एक रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे। इनकी और बहुत से पनाह गुज़ीनों की खुशनसीबी थी कि एक रेलगाड़ी आ रही थी जो पनाह गुज़ीनों से भरी हुई थी। चौधरी को मालूम नहीं था और ना इसे आज तक पता चला है कि ये गाड़ी सरकारी इंतज़ाम के तहत चलाई गई थी या लाहौर जाने वाली कोई रोज़मर्रा वाली गाड़ी थी। बहरहाल ये सब इस गाड़ी पर इस तरह सवार हुए कि अपने आप को जानवरों की तरह ठूस दिया और इस हालत में सफ़र किया कि इन्हें डर था कि किसी भी वक्त दम घुटने से मर जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इस गाड़ी का ड्राइवर कोई मुसलमान था और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चौधरी ने बताया कि रास्ते में सिखों के हुजूम ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की और रेलवे लाइन पर भी खड़े हो गए, लेकिन गाड़ी न रुकी। अगर ड्राइवर मदद न करता और वो सिख होता तो इन तमाम पनाह गुज़ीनों को मरवाने के लिए गाड़ी रोक देता। सिख फिर भी अपना काम कर गए। वो इस तरह के गाड़ी के पायदानों पर भी पनाह गुज़ीन लटके हुए थे। खिड़कियों में से मुसाफिरों ने सर बाहर निकाले हुए थे। सिखों ने करीब खड़े हुए होकर बर्छियों और करपानों से कई पनाह गुज़ीनों को ऐसा जख्मी किया कि पायदानों पर जो खड़े थे वो गिर गए और गाड़ी से कुचले गए। इसी तरीके से करते कराते ये रेल कार लाहौर पहुंच गई। यहाँ से चौधरी की नई जिंदगी शुरू हुई। पनाह गुज़ीनों के इस्तकबाल का बड़ा अच्छा इंतजाम था। एक रोज़ रेफ्यूजी कैंप में पीर ने अपनी बेटी को देख लिया और दौड़ा आया। तब पता चला कि पीर भी अपने खानदान के साथ खैरियत से लाहौर पहुंच गया है। वो अपनी बेटी से मिला, खुशी का इजहार किया और उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन बेटी ने इसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया।
चौधरी वहीं था और चौधरी का बाप भी वहीं था। चौधरी का बाप तो पीर का मुरीद था, इसलिए उसने पीर की बेटी को कहा कि वो पीर साहब के साथ चली जाए, लेकिन लड़की फिर भी ना गई। इस सूरत हाल में चौधरी आगे हुआ और उसने पीर से कहा कि इसकी बेटी इसके साथ नहीं जाना चाहती तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि पीर इसे ज़बरदस्ती ले जाए। पीर ने चौधरी को धमकियां दी तो चौधरी हंस पड़ा। चौधरी ने अपने बाप की भी परवाह न की। मैं तुम्हें पीर नहीं मानता, चौधरी ने उससे कहा। तुम्हारी पीरी उसी गांव में रह गई है जहां से आए थे। तुम खुशकिस्मत हो कि मेरे हाथों बचकर आ गए हो। मैं अगर तुम्हें वहां कत्ल न कर सका तो गांव से निकलने के बाद मैं तुम्हें बड़ी आसानी से कत्ल कर सकता था। तुमने मुझे धोखे दिए और यह ना समझना कि तुम्हारी बेटी को मैंने जबरदस्ती अपने पास रखा है। ये जाती है तो ले जाओ, तुम्हें नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें उसके करीब भी नहीं जाने दूंगा। बेटी ने भी अपने बाप को खरी खरी सुना दी। पीर अपना सा मुंह लेकर चला गया, लेकिन जाते जाते धमकियां दे गया। चौधरी को उसके बाप ने भी कहा कि पीर की बद्दुआ न ले, उसकी बेटी उसके हवाले कर दे। चौधरी ने अपने माँ बाप को इतना सख्त जवाब दिया कि तुम इस शख्स को नहीं जानते। अगर ये इतना बड़ा पीर है और इसके हाथ में खुदाई ताकत है तो इसे कहो कि अपने और हमारे हालात बदल डाले। पीर के साथ इसके कुछ मुरीद भी आ गए थे जो कैंप में भी उसके साथ थे, और वो हट्टे कट्टे गुंडे और जुराइम पेशा थे। उन्होंने चौधरी को हर तरह से धमकियां दी, लेकिन चौधरी ने उनके आगे घुटने न टेके। अब मसला नौ आबादकारी का था। मुख्तसर ये कि 7-8 महीने रेफ्यूजी कैंप में पड़े रहने के बाद इन्हें तकरीबन इतनी ही ज़मीन अलाट हो गई जितनी वो पीछे छोड़ आए थे। इसके साथ ही उन्होंने एक चक में छोटा सा मकान भी बना लिया। ये ख़ानदान वहाँ चला गया और नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया। वो अपने साथ खासी रकम ले आए थे और जेवरात तो बेशुमार थे। इनके कुछ प्यारे मज़ारे और 2-3 किसान भी इस जगह आ गए। चौधरी के बाप ने इन सबको अपने साथ लगा लिया और ज़रात का जो सामान खरीदा था वो खरीद लिया। यहाँ चौधरी ने आते ही पीर की बेटी के साथ शादी कर ली। वो अभी पूरा 1 साल नहीं गुजरा था कि चौधरी का बाप फौत हो गया और चौधरी अकेला रह गया। लेकिन आदमी दिमागी लिहाज से और जिस्मानी लिहाज से तेज तर्रार और फुर्तीला था। उसने बहुत मेहनत की और अपनी जमींदारी को पहले से भी ज़्यादा वसी कर लिया। चौधरी को पता चला कि पीर को 3-3.5 मील दूर एक गांव में मकान भी मिल गया है और कुछ ज़मीन भी। इसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसके लिए पीर का लेबल ही काफ़ी था। साफ ज़ाहिर है कि इसके जो ख़ास मुरीद थे उन्होंने इसके मौजिज़े और करामत का खूब प्रोपेगंडा किया और यहाँ भी उसका काफ़ी हल्का मुरीदों का वसी हो गया। मालूम नहीं पीर को चौधरी और अपनी बेटी के बारे में मालूम हुआ था या नहीं कि उन्होंने शादी कर ली है। इसने इनकी तरफ से तवज्जो हटा ली थी। वो अपनी दुनिया का बादशाह था। चौधरी की नई जिंदगी उसके लिए बड़ी बाबरकत साबित हुई। उसकी शख्सियत ही बदल गई और उसका किरदार तो कुछ का कुछ हो गया। उसने मस्जिदें बनवाई गांव में और पीर परस्ती से तौबा करके अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पैदा कर लिया। और फिर 3 साल पहले बीवी उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ गई।